अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीका आपको सिखाएं और ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आपका अच्छे से अच्छा ग्रेड आ सके। तो पेपर 2 की वीडियो बन चुकी है, पेपर 1 की वीडियो हम बना रहे हैं। दिस इज़ मई जून 2023, पेपर 127115। अच्छा जी, ये जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 केस स्टडी बेस्ड नहीं होता, मेजर केस स्टडी नहीं होती इसमें, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा छोटा केस मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही आज़ाद हो गए और आप सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर करेंगे। थ्योरेटिकल आंसर, प्योरली थ्योरेटिकल आंसर पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे लिंक करना है। सिवाय इसके कि उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन ही मांगी है, वो भी आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। हर पेपर उसी पैटर्न पे आएगा जिस पैटर्न को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपने अच्छी तरह से पैटर्न समझ लिया तो आपके लिए पेपर यूनिक नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बच्चों को जो देर लगती है पेपर सॉल्व करने में, बिजनेस स्टडीज़ पूरी पढ़ ली आपने, अब पेपर में जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो आपके लिए जवाब सोचने में आपको टाइम लगेगा। और ये टाइम कम कैसे होगा? जब आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करें कि ये समझने के बाद पेपर सॉल्व करें। और पेपर सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप सॉल्व करें, फिर मार्किंग स्कीम से चेक करें कि आपका कैसा सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सारे सवालों के जवाब देने हैं। 1.5 घंटा है। मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10 साल के पेपर्स कर लिए होते हैं, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 1 घंटा 15 मिनट में उनका पेपर आराम से हो जाता है। 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, बल्कि बाद स्टूडेंट्स 1 घंटे में भी कर लेते हैं पेपर्स। तो अगर आपका पेपर 1.5 घंटे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं। एक तो ये ना कि आपको आया ही नहीं, ये तो फिर अलग ही बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ आपने कोर्स पूरा कवर कर लिया, पूरी तरह से कोर्स आता है, फिर भी आपको 1.5 घंटे से ऊपर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं, आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है चीज़ें। तो आपकी प्रैक्टिस, पेपर की सॉल्व करने की प्रैक्टिस कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों के सामने किसी के है कि नहीं है, तो मैं सुना देता हूँ। FBW मैन्युफैक्चर्स वॉचेस यूजिंग जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन याद है? जॉब प्रोडक्शन क्या होती है? जॉब प्रोडक्शन में एक बंदा पूरे एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता है, या एक टीम पूरे एक प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन के मुख्तलिफ स्टेजेस से नहीं गुजरता कि कभी किसी टीम के पास गया, कभी किसी टीम के पास गया। तो ये जॉब प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड टीम होगी, एक या दो बंदों की, जो पूरी वॉच बनाती होगी, फिर दूसरी टीम होगी वही पूरी वॉच बनाती होगी, तीसरी टीम होगी वही पूरी वॉच बनाती होगी। रादर देन के कोई फ्लो में बह रही हैं वॉचेस जो हैं वो, यानी असेंबली लाइन पे। यार हंसने की क्या बात है, असेंबली लाइन पे एक बह ही रही है ना, मतलब फ्लो कर रही है ना। तो वो जो है वो प्रोडक्शन नहीं है बल्कि जॉब है। इट एम्प्लॉयज 5 full-time प्रोडक्शन एम्प्लॉयज। ईच वर्कर इज ऑफर्ड रेगुलर ट्रेनिंग। लास्ट ईयर FBW सोल्ड 600 वॉचेस। द मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा 600 घड़ियां बेच के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए। इसका मतलब है कि ये लग्जरी वॉचेस हैं, ब्रांडेड वॉचेस हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर प्लान्स टू यूज break even analysis to help decide whether to increase the price of its product. FBW's current break even chart is shown in figure 1.1. फिगर जो बनी हुई है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 लाख इनकी फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 2 लाख के ऊपर से शुरू हो रही है, ज़ाहिर है, जो वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करती है। और रेवेन्यू इनका जो जाके मीट कर रहा है वो 500 यूनिट्स पे मीट कर रहा है। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू 500 यूनिट्स पे जाके मीट कर रहे हैं। आपको याद है कि ब्रेक इवन में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जहाँ पे मीट करते हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उससे पहले पहले लॉस होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बहुत जेनरिक सा आइडिया लेने के लिए होता है। आपको याद है ना ये सारी बातें, कि ब्रेक इवन एक बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं है, क्योंकि यू कंसीडर दैट एवरी यूनिट दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड हैज़ एक्चुअली बीन सोल्ड। हालांकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ब्रेक इवन का। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो पहला सवाल है जो कि 2 नंबर का है। आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई अ बिजनेस माइट ऑफर ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अ बिजनेस माइट ऑफर ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ए है, क्वेश्चन 1 का ए है। 2 नंबर का 2 रीजंस देने, एक एक रीजन का एक एक नंबर है।
बिजनेस से रिलेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं कंपनी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी के बजाय लफ्ज़ जो है वो आप यूज़ कर लें FBW। तो इससे ये हो जाएगा कि आपको शऊर है कि किस चीज़ की बात हो रही है। हाँ, आप बिजनेस लाइक FBW लिख दें। तो मैं इसकी वजाहत करता हूँ ना कि इस सवाल के जवाब में जवाब कैसे बनना चाहिए था। पहला पॉइंट तो ये है कि टू रीजंस व्हाई बिजनेस माइट ऑफर ट्रेनिंग। नंबर वन, एफिशिएंसी। नंबर टू, क्वालिटी। नंबर थ्री, रिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स। नंबर फोर, इम्प्रूवमेंट, जिसको कहते हैं ना एम्प्लॉई ग्रोथ प्लान, where an employee enters at a certain level and it grows by training। ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अ कंपनी like FWD will offer training to its employees to improve their productivity so that they can produce more efficiently in less time using and having better efficiency। ठीक है, बस जुमला जगह ख़त्म हो गई। दो दो लाइनें दी हुई हैं, जगह ख़त्म हो गई। दूसरा रीज़न बता सकते हैं कि एज दे आर सेलिंग रिस्ट वॉचेस ऑफ हायर क्वालिटी, ट्रेनिंग वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और एटलीस्ट मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ट्रेनिंग विल एश्योर, चलें ये और अच्छा जवाब हो गया, ट्रेनिंग विल एश्योर द क्वालिटी which would maintain their quality and improving the customers loyalty, customer loyalty। तो देखें, हमने बात वही लिखी, जेनरिक बात है कि आपको जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगी। जेनरिक बात है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर दिया FWC से। बस ये अगर आपने कर लिया तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बी एंड एन ए। ये समझ जाएं आप लोग। एक तो पूरे कोर्स पे कमांड होना, फिर पेपर टाइम पे ख़त्म होना, और आखिरी बात के बात शॉर्ट तो कर रहे हैं लेकिन साथ में सम हाउ जब कंपनी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो केस स्टडी वाली कंपनी का नाम यूज़ कर लिया। किसी प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं तो केस स्टडी में जो प्रोडक्ट था उसका नाम यूज़ कर लिया। इतनी सी बात है बस। ये आपने पकड़ लिया तो आपको आपका जो बी और ए का डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाएगा। 2 नंबर का सवाल है, बहुत से बहुत जो लाइनें बनेंगी 3 से 4 लाइनें बनेंगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और दी भी नहीं है जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज। इसमें तो बस वैल्यूज ही निकालनी है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। 2 नंबर का सवाल है, ब्रेक इवन आउटपुट कितना है, निकला हुआ ही है, सामने ही लिखा हुआ है। ब्रेक इवन आउटपुट जो है 500 निकला हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है, यानी वो कौन सी पॉइंट है जिसपे कि ये 500 यूनिट जब बन रहे हैं तो कितनी कॉस्ट और रेवेन्यू आ रहा है, वो 600 आ रही है, सॉरी 60,000 आ रही है ब्रेक इवन कॉस्ट और रेवेन्यू। इससे ऊपर जाके जो है वो फिर इनको प्रॉफिट होगा। 60,000 की 500 यूनिट 60,000 के बनाते हैं, 500 यूनिट 60,000 के बेचते हैं, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। फिर आगे चलते हैं, 2 नंबर का सवाल निकला, दो नंबर के 2 सवाल हो गए, ए और बी। अब सी पे आते हैं। आउटलाइन 2 पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन BW FWB FBW FBW's break even chart if the prices of its product are increased। अब प्राइस इंक्रीज होने का सीधा सीधा क्या नतीजा निकलेगा, अगर आपके सामने ब्रेक इवन चार्ट नहीं है और आपके दिमाग में, तो जो जो आपकी लाइन है रेवेन्यू की वो स्टीप हो जाएगी। जब वो स्टीप हो जाएगी तो वो अभी 500 यूनिट पे कट कर रही है कॉस्ट की लाइन को, वो 400 या 300 यूनिट्स पे कट कर देगी। स्टीपर लाइन वुड कट दी टोटल कॉस्ट लाइन समवेयर बिहाइंड द करंट प्रोडक्शन। तो नहीं, ये तो नहीं पूछा ना उन्होंने कब रेस करेंगे। 2 पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन FBW's ब्रेक इवन चार्ट इफ प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज्ड। इफेक्ट बताना है। तो FWB 2 इफेक्ट बताने हैं ना, तो 2 इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। नंबर 1 के ब्रेक इवन आउटपुट जो है वो 500 यूनिट से पहले आ जाएगा। अब अगेन आप ये कह सकते थे कि इसका इफेक्ट ये होगा कि ब्रेक इवन आउटपुट जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाने में और ये कहने में कि ब्रेक इवन आउटपुट 500 यूनिट से पहले आ जाएगा, इसका मतलब है आप केस स्टडी से रिलेट कर दिया आपने। अच्छा, दूसरा दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा ब्रेक इवन चार्ट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट होगा कि ब्रेक इवन में आपको याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक चीज़ होती है, वो कम पहले यूनिट्स पे आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो वो कितने यूनिट्स पे था, पहले 100 समथिंग यूनिट्स पे था, अब वो उससे ऊपर चलेगा, इन उससे पहले आ जाएगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गई है। और क्या हो सकता है,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक चीज़ होती है ब्रेक इवन एनालिसिस में, कुछ याद है? एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगी। इनमें से कोई भी दो बातें लिखनी है। सेल्स ऑफ द वॉचेस से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और क्या हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। इसमें से कोई भी बात कह देंगे, इन सबके पॉइंट्स एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलना है, क्योंकि दो लाइनें दी हुई हैं, नहीं सॉरी, चार लाइनें दी हुई हैं, क्योंकि ये सवाल 4 नंबर का है, तो एक अफेक्ट के 2 मार्क्स हैं। तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करनी। यानी अगर आपने कहा कि ब्रेक इवन आउटपुट 500 यूनिट से पहले आ जाएगा, तो इस बात को बताना है कि इफ़ वी इंक्रीज द प्राइस, द रेवेन्यू कर्व विल कट द टोटल कॉस्ट कर्व behind the 500 units marks. This would make the break even appear earlier than before. The company will have to sell lesser units to reach a break even. खत्म हो गई बात। अब कंपनी के बजाय FWB है ना, लेसर यूनिट के बजाय लेसर वॉचेस, है ना। इसी तरह से इफेक्ट नंबर, ये चार लाइनों में हो जाएगा पूरा, 2 नंबर के लिए ठीक है इतना। इसी तरह से आपने जो है वो इफेक्ट नंबर 2 की बात की, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे पहले आप। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ द अमाउंट दैट सेल ऑफ एवरी यूनिट इंक्रीजेज द अमाउंट इन द टोटल रेवेन्यू that the sale of every unit contributes, and this increases at the price of every unit being sold increases. So this means that the contribution made by every unit being sold increases, and this helps them reach the break even earlier. अब अगेन यूनिट के बजाय वॉच बोलेंगे, कंपनी कहीं आ रहा है तो FW भी बोलेंगे। एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है, ये क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट तक है, तो अब हम डी पे पहुंचे हैं। डी 6 नंबर का है, आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो है वो बढ़ गए। एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स टू FBW। अब 2 FBW खास तौर पे मेंशन कर दिया इन्होंने, ऑफ हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉयज़। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमें पता ही है, एक लिस्ट है फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स की। जैसे कि ज़्यादा लॉयल होते हैं फुल टाइम वर्कर्स, जैसे कि फुल टाइम वर्कर्स एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस होने से उनकी फॉल्ट्स कम हो जाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। जब वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो कम वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एम्प्लॉई के साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। लेकिन इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखने, खाली 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो बस 2 ही लिखने हैं। जब 2 मांगे हैं तो 2 ही लिखने हैं। तो इसको लिखना ऐसे है कि इन्होंने जगह दी हुई है बेनिफिट नंबर 1, तो बेनिफिट नंबर 1 मैं बता रहा हूँ कि दे आर मोर कमिटेड एंड लॉयल। तो पहली बात मैं लिखूंगा, if FWB hires full-time employees, the employees become more committed and loyal. अब इसकी एक्सप्लेनेशन बता दें। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि 3 नंबर का है तो 2 नंबर में तो आपने ये बात बता दी, दे बिकम लॉयल। अब एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने 4 लाइनें दी हुई हैं आपको। इसमें आपको बताना है कि द वर्कर्स प्रोड्यूसिंग द वॉचेस हैव टू मेंटेन अ सर्टेन level of quality and commitment. When an employee is full-time employee, he gets all the benefits of a full-time employment. For example, क्या benefits लेता है? For example, insurance, for example, fringe benefits, for example, लेट सिटिंग्स के उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें उसको ज़्यादा लॉयल करती हैं, इसलिए हमने पहला पॉइंट लिखा कि द क्लाइंट द वर्कर बिकम्स मोर लॉयल। तो क्यों होगा ये हमने वजह बता दी। दूसरा पॉइंट पूछा इन्होंने, दूसरा पॉइंट में हमने कहा कि कस्टमर बिकम्स मोर एक्सपीरियंस एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द कंपनी टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन विद देम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों होगा? ऑफ कोर्स व्हेन अ एम्प्लॉई इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉई, दिस मीन्स के ही विल बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। When an employee is there for a longer period of time, he gains more experience, and this experience gives the company and the employee to have a better level of understanding and communication. This results in better quality products being produced. Explanation हो गई, ठीक है। 6 नंबर मिल गया पूरे। इसका आखिरी पार्ट है
Part E, do you think job production is the best method of production for a small business to use? Justify your answer. इस सवाल के जवाब में वैसे तो आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं और वो लिखना नंबर को ज़ीरो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने इवन कोई भी प्रोडक्शन मेथड बता दिया तो प्रोडक्शन मेथड लिखने से आपको छः में से ज़ीरो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन छः में से छः तब मिलेंगे जब ये जो आप बता रहे हैं ये रिलेट करेगा वॉच प्रोडक्शन कंपनी से। ठीक है, तो डू यू थिंक जॉब प्रोडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ स्मॉल बिजनेस टू यूज? जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं क्या लेने जा रहा हूँ कि यस, एफ डब्ल्यू बी या जो भी कंपनी का नाम था थोड़ा मिक्स हो गया, एफ डब्ल्यू डी प्रोड्यूसेस लग्जरी वॉचेस। खैर लग्जरी की टर्म इन्होंने कहीं यूज़ नहीं की है तो आप भी नहीं कीजिएगा, हालांकि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लग्जरी वॉचेस हैं, 500 बैठ के $60,000 कमा रहे हैं तो लग्जरी वॉच ही होगी ना। तो बाल कर भी सकते हैं, इस डेटा की बुनियाद पे कर भी सकते हैं कि लग्जरी वॉचेस। तो एज एफ डब्ल्यू डी इज़ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी हाई प्राइस्ड वॉचेस, द quality of the production is very important for this company, and other such companies that are producing smaller quantities and are selling at a higher price. So they need very careful, uh, very careful production where every worker gives his full concentration, and the production of the watches is also, when the production of the watches is done by hand or done by a specific team, the experience that they gain by producing the same watches again and again, it gives them the edge to produce the high more to gives them it gives them the edge to produce higher quality watches. The standards that they can maintain are much higher than the standardized products that machine produce. अच्छा, अब ये बात समझ लीजिए, ये तो हमने खाली जॉब प्रोडक्शन का फ़ायदा बता दिया, लेकिन मैंने आपको पेपर 2 में ही बताया था कि जब आपसे कहा जाए कि इन 3 में से कौन सा बेहतर है, इन 2 में से कौन सा बेहतर है, तो आप उसकी बेहतरी तो बताएंगे, जिसको चूज़ नहीं किया है उसकी खराबी भी बताएंगे। और इस सवाल में बज़ाहिर आप ये कह सकते हैं कि ऑल दो जॉब प्रोडक्शन इज स्लोअर, है ना, आपने जो चूज किया था उसको भी आपने थोड़ा सा उसकी भी डिसएडवांटेज को आपने बता दिया। ऑल्दो जॉब प्रोडक्शन इज स्लोअर बट इन द केस ऑफ दिस कंपनी और सच कंपनीज, सच स्मॉलर कंपनीज, इट इज बेटर। वो सारी बातें बता दी। On the other hand, the flow production method produces standardized products that are good for products that are of that are required to be of same design and specification. But here in the case of watches, every watch needs to have a personalized touch and customization for the customer, and this could only be given through job production. बात समझ आ रही है? तो यूं हमने वॉच से भी रिलेट कर दिया, जॉब प्रोडक्शन का फ़ायदा ही बता दिया, जॉब प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो हो सकता था उसका ही बता दिया। अब अगर आप कहें कि बैच प्रोडक्शन ही बता देते तो मुझे वो थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं लग रहा था। वॉच की 40-40 घड़ियाँ एक साथ कैसे बनेंगी, है ना। मतलब फ्लो प्रोडक्शन तो समझ में आती है, फ्लो प्रोडक्शन का बताना ज़रा ज़्यादा लॉजिकल लगता है इसमें कि ठीक है एक असेंबली लाइन चल रही है। हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि इतनी छोटी कंपनी है, इतनी स्पेसिफिक आइटम्स बना रही है, खाली इतने इतने स्मॉल क्वांटिटी में बना रही है, तो जॉब प्रोडक्शन ही बेहतर है। अच्छा, अब मार्किंग स्कीम को ज़रा मैं टच करता हूँ कि इन्होंने मार्क स्कीम में कहा है कि जॉब प्रोडक्शन अलाउज बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स दैट मीट एग्जैक्ट कस्टमर डिमांड। जैसे मैंने कहा कस्टमाइज गुड्स बना सकते हैं, एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस, एंड द स्किल वर्कर कॉस्ट मोर, ये उसकी डिसएडवांटेज बताया। कैन लीड टू हायर लेवल कॉस्ट, ये भी हमने बताया। ओवरऑल आई थिंक नहीं बोलेंगे, ओवरऑल जॉब प्रोडक्शन इज, अच्छा इन्होंने ये ऑप्शन बताया कि एक बच्चा ये लिख सकता है कि ओवरऑल आई थिंक जॉब प्रोडक्शन इज नॉट द बेस्ट मेथड, स्पेशली इफ इट इज़ अ स्मॉल number of sales at it, as it may not cover the cost of labor. और आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ वाई जॉब प्रोडक्शन इज़ बेटर
because it will be able to produce customized goods for its customers. ठीक है, तो बाल इस केस में जॉब प्रोडक्शन की साइड लेनी चाहिए जैसे, लेकिन इन्होंने ये बता दिया, ये करके ना, ये खुद से मार्क, ये खुद से आंसर दे के बता दिया इन्होंने कि अगर आप कोई भी राय ले रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो मार्क्स नहीं डिडक्ट करेंगे, एज लॉन्ग एज योर जस्टिफिकेशन इज गुड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। Gloria is a sole trader. Her business provides house cleaning services. Gloria uses telephone calls to communicate with her 4 employees. She wants to expand the business by offering a repair service. पहले क्या कर रही थी, खाली हाउस क्लीनिंग कर रही थी, अब रिपेयर सर्विस भी कर रही है। अब ये बिल्कुल रेलिवेंट तो नहीं है ना, अलग अलग काम है हाउस क्लीनिंग और रिपेयर सर्विस। Gloria plans to carry out some market research. She has been told producing a business plan can help to reduce risk. Gloria would also like to reduce her workload and is considering taking on a business partner. Question number 1 2 नंबर का, identify 2 ways a business plan can help business to reduce risk. Okay, कितनी सारी बातें हैं। बिजनेस प्लान आपका पहले से बता देता है कि आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ होगी, कैसी होगी, सो दैट यू कैन प्लान फॉर बाइंग एसेट्स और पेइंग फॉर योर क्रेडिटर्स। ठीक है, और it would tell you that where would you be needing extra finance, and so that you could go to your you go to the lenders and borrow money on the right time. It can also be a test of feasibility if the business is going to survive or not. Business plan आपको बता रहा होता है। ठीक है, it can give you insights into the competition as well as the environment that the business is operating, गवर्नमेंट्स रोल, कंपटीशन, ये सब कुछ पता चलता है बिजनेस प्लान से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस प्लान से पता चलती हैं, उनमें से कोई सी भी 2 आप बता सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 लाइनें दी हुई हैं खाली। फिर 2 नंबर का एक और सवाल है, आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई बिजनेस माइट वांट टू एक्सपैंड। बहुत आसान सवाल है, एक्सपेंशन क्यों करेगा कोई बिजनेस, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो इनमें से कोई से भी 2 आप रिलेट कर सकते हैं। अब बिजनेस बोलें तो अब बिजनेस लाइक ग्लोरियाज सर्विसेज ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करके लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आउटलाइन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज। अब आ गए सवाल सी से, जो 4 नंबर का सवाल है, अब ये ग्लोरिया पे आ गए वापस। आउटलाइन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज टू ग्लोरिया ऑफ यूजिंग टेलीफोन कॉल्स एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज। बहुत आसान सवाल है, इसके लिए बिजनेस स्टडीज पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन कम्युनिकेशन के साथ एडवांटेज क्या है कि क्विक है, फटाफट उसी वक्त हाथ के हाथ कोई भी प्रॉब्लम है और रब्ता, एम्प्लॉई आपसे रब्ता कर सकता है, आप एम्प्लॉई से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ौरन के फ़ौरन क्विक बात और क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है। In a business like hers, if an employee is working in a house where she encounters a problem, she or he can instantly call Gloria and tell her about the problem and take her suggestion. ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन की कोई कॉपी नहीं होती आपके पास। उसका हल ये हो सकता है हालांकि कि आप रिकॉर्डिंग रखें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने फ़ोन किया और किसी ने उठाया नहीं, आप कॉल पे कॉल मिला रहे हैं, उसका आउट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, फ़ोन में फेस टू फेस नहीं है। तो वो कोई भी इनमें से डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं, और उसको ऐसा डिसएडवांटेज बचाएं तो ग्लोरिया के लिए बेहतर है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर रिकॉर्ड वाला डिसएडवांटेज बताते हैं तो रेलिवेंट है कि उसके बाद कॉल का रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है तो 2-2 लगेंगे। 2-2 का मतलब है कि आपको ग्लोरिया से रिलेट करके बात करनी है, ग्लोरिया के क्लीनिंग बिजनेस से रिलेट करके बात करनी है। अब आ गए आपके 6-6 नंबर के 2 सवाल। 6 नंबर का पहला सवाल हमेशा इस तरह का होता है कि एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स ग्लोरिया शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू टेक ऑन अ बिजनेस पार्टनर और नॉट। तो बिजनेस पार्टनर को कंसिडर करने के लिए क्या उसको सोचना होगा? पहली बात ये सोचनी होगी कि
जब बिजनेस पार्टनर आता है तो बिजनेस पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करता है। तो एज ग्लोरिया इज ऑलरेडी, देखिए ना, अगर मैंने बात रिलेट करनी है केस स्टडी से तो मैं इस तरह से बात करूंगा दैट when Gloria will take a partner, her responsibilities would be shared by the partner. अब इसकी explanation में लिखेंगे when there are multiple partners in a business, they decide to share different responsibilities and bring in their finances. As Gloria is already looking for reducing her workload, this would benefit her a lot. ठीक है, reducing her workload, ये बात केस स्टडी में बताई इन्होंने। अब इसको केस स्टडी नहीं कहना चाहिए, जो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में बताई छोड़ी सी। फिर फैक्टर 2 क्या है पार्टनरशिप का? क्या दोनों ही पॉजिटिव बताना ज़रूरी है? नहीं, एक नेगेटिव भी बता दें तो क्या हर्ज है? तो पार्टनरशिप का कोई नेगेटिव बता दें, जैसे कि प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे, बहुत आसान सी बात है, प्रॉफिट्स शेयर हो जाएंगे। वो तो हमने ऊपर बता दिया ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो गई। तो नुकसान में बता रहे हैं कि ऑल्दो इट इज़ ग्लोरिया हु हैज़ स्टार्टेड दिस बिजनेस, it is Gloria who has expanded this business. When Gloria will be taking in partner, the profit will be shared by the partner and this might hurt Gloria. बस इस तरह से करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ई, एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च a business could use to find out the demand for the new product or service. Which would be the best method to use? जस्टिफाई योर आंसर। अगेन इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि ग्लोरिया के लिए क्या अच्छा है, लेकिन अगर आप ग्लोरिया से रिलेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप ये लेकिन जहन में रखिएगा कि जब किसी सवाल में ख़ास तौर पर इन्होंने नहीं पूछा हुआ कि इस केस में ग्लोरिया का क्या फ़ायदा है, ऊपर जिस कस्टमर के बारे में बात हो रही है उसका क्या फ़ायदा है, तो फिर उसको रिलेट करने के लिए आउट ऑफ द वे मत जाइएगा कि आपका टाइम ज़ाया हो या स्पेस ज़ाया हो। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, ये तो यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ऊपर उन्होंने कहीं कहा नहीं हमसे कि ग्लोरिया की बात हो रही है, तो ये तो ठीक है, कंपनी का नाम यूज़ करें, कंपनी सच एज ग्लोरियास, बस इतना ठीक है। लेकिन आउट ऑफ द वे मत जाइए क्योंकि इसके मार्क्स नहीं होंगे। आपको कंपनी का नाम लेने से ये ज़रूर एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि बच्चा केस पढ़ के बात कर रहा है, लेकिन इसके मार्क्स वो अलग से नहीं देगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च that a business can use to find out demand for a new product. तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च के लिए आप बता सकते हैं कितने कितने ही तरीके हैं यार। ऑनलाइन सर्वे है, आपका क्वेश्चनेयर है, फेस टू फेस क्वेश्चनेयर फिल करवाना, आपका जो है वो टेलीफोन कॉल करके लोगों से फीडबैक लेना, तो बहुत सारे हैं। तो 2 मेथड्स ही बताने हैं आपको, और जो मेथड्स बताने हैं उनमें से फिर किसी को बेस्ट आइडेंटिफाई करना है। The two methods that a primary the two methods of primary market research a business could use could be uh, online surveys and one-on-one questionnaires। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चनेयर्स, ठीक है, फेस टू फेस क्वेश्चनेयर्स। ऑनलाइन सर्विस क्या होते हैं फिर तफसील बतानी होगी आपको, 6 नंबर का सवाल है। ऑनलाइन सर्विस क्या होते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तीनों बतानी होंगी बातें। फेस टू फेस क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है ये आप चूज़ कर लें, कोई भी चूज़ कर लें, बात जवाब सही माना जाएगा, बस चूज़ करने की वजह बतानी पड़ेगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो इसलिए कोई एक वजह होना बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो भी आपको सही लगता है आप उस वजह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो वजह होनी लॉजिकल चाहिए, उसी लिस्ट में से होनी चाहिए जो आपके पास बनी हुई है। तो आपने कोर्स पूरा कंप्लीट किया था तो उसमें जो आपने लिस्ट बनाई थी वहाँ से यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। टोटल 4 सवाल होते हैं। क्वेश्चन 3 के भी ऐसे ही 5 पार्ट्स हैं। VVA is a business based in a country X. It manufactures school backpacks. VVA uses retailers as its channels of distribution. किसको यूज करता है? रिटेलर्स को बेचता है अपना बैग। मैनेजिंग डायरेक्टर knows there are many
factors that can affect demand, including the stage of the business cycle. Business cycle किसकी? Stage of the business cycle किसकी? कंट्री की भाई. बिजनेस साइकिल बिजनेस की थोड़ी होती है. क्या हो गया आपको? बिजनेस साइकिल मुल्क की होती है जी. वो बिजनेस साइकिल कहलाती है, इकोनॉमिक साइकिल नहीं कहलाती. तो मुल्क की बिजनेस साइकिल यानी मुल्क बूम में जा रहा है या स्लंप में जा रहा है, तो वो जानता है कि बिजनेस साइकिल से उसका बिजनेस इफेक्ट होता है. एंड हाउ कंपेटिटिव द मार्केट इज. कंपटीटर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कंपटीटर्स हैं, उससे बिजनेस इफेक्ट होता है. VVA imports 45% of its raw material. Managing director is worried that the introduction of import tariff and import quotas, as well as an appreciation in country X's exchange rate, will affect WA. कंट्री X का एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर जाएगा तो इनको इंपोर्ट सस्ती पड़ेगी, महंगी तो नहीं पड़ेगी, फायदा होगा इनका. अफेक्ट करेगा. अच्छा चले, लेकिन ये वरीड कह रहे हैं ना, तो वरीड क्यों है? ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ से तो महंगा मसला होगा, कोटा से मसला होगा, एप्रिसिएशन से तो फायदा होगा इसके मुल्क को. नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, एक्सपोर्ट का कहीं लिखा हुआ नहीं. चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछते हैं. डिफाइन इम्पोर्ट टैरिफ. सीधा सीधा बता दें बस. इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है? इम्पोर्ट टैरिफ इज द टैक्स दैट अ गवर्नमेंट अप्लाइज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स in order to exercise protectionism and reduce the inflow of the goods into the country. ठीक है, goods into the country, inflow of the imported goods into the country. ऐसे ही है ना. मैं नए सिरे से तो डिफाइन नहीं करा ना, तो आप लोगों ने सब कोर्स तो कवर हुआ हुआ है ना, पूरा रिवाइज भी हुआ हुआ है. इसका पार्ट भी 2 नंबर का है. अच्छा, अब 2 नंबर में 2 रीजन पूछे तो और छोटे हो गए. ये तो 2 नंबर का पूरा एक ही सवाल था ना, इसलिए मैंने यही बता दिया क्यों होता है, टैरिफ क्यों होता है, वरना मैं ये भी शायद नहीं बताता. लेकिन 2 नंबर में सिर्फ एक ही बात पूछी थी, इसलिए टैरिफ क्यों होता है बता दिया. अब अगला सवाल में 2 नंबर में 2 बातें पूछी हैं, तो बिल्कुल ही बहुत छोटी बातें होंगी. आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई सम मार्केट्स कैन बिकम मोर कंपेटिटिव. कंपेटिटिव का मतलब बिजनेस स्टडीज में क्या होता है? ज़्यादा कंपटीशन आ गया, ज़्यादा दूसरे सेलर्स आ गए. तो क्या क्या रीज़न हो सकता है किसी मार्केट के कंपेटिटिव होने का? ठीक है, फ्री ट्रेड हो जाए तो दुनिया भर से कंपेटिटर्स आ सकते हैं. इंटरनेट ई कॉमर्स का रुझान बढ़ जाए, कंपेटिटर्स बढ़ जाएंगे आसानी से. ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, कंपेटिटर बढ़ जाएंगे. गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे, कंपेटिटर्स बेहतर हो जाएंगे. हाँ, यूँ कह लें कि रिड्यूस इनपुट कॉस्ट. ठीक है, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट जो है वो इसी तरह से इजी एंट्री एंड एग्जिट. कितने सारे तो पॉइंट्स हैं, कोई से 2 बता सकते हैं इसमें. स्टेट 4 स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. वाह 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 वाह. इसमें इस केस स्टडी से रिलेट करने को कहा ही नहीं अभी तक. ठीक है, स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से, तो वहाँ से ऊपर जाता है तो रिकवरी है. फिर आप कहते हैं पीक, फिर आता है रिसेशन. चलो भाई बता ही दिया. ठीक है, तो रिकवरी और ग्रोथ तो एक ही बात है. रिकवरी करते करते पहुंच गए आप बूम पे, फिर आप नीचे चले गए और इवेंचुअली आप स्लम्प पे लैंड कर गए, डिप्रेशन कह लें. तो टर्म्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें इन्होंने जो मार्किंग स्कीमें दी हुई हैं वो दी हुई हैं रिसेशन, ग्रोथ, ये ऊपर और नीचे जाने के लिए टर्म यूज़ किए हैं. बूम और स्लम्प, ये पीक और ट्रफ को कहा है. पीक को बूम, ऊपर जाने के रास्ते को ग्रोथ, और बिल्कुल बॉटम को इन्होंने स्लम्प, और बॉटम में जाने के रास्ते को रिसेशन. ठीक है जी. वैसे तो आपके पास पूरी मौजूदी है इसकी तफसीलात आप लोगों ने बनाई हुई है माशाल्लाह, एक पेज से पूरा कोर्स. जिसने नहीं बनाया वो हमारी रिव्यू वीडियोस देख लें, उसमें पूरी समझाया गया है कि कैसे बनाया जाएगा अपना रिव्यू किट. अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सी में अब आ गए 2 नंबर से निकल के 4 नंबर पर कदम रखा. वो लंगड़ी पाला खेलते हैं ना, तो एक करके पाला बढ़ता जाता है. स्टेज 4 स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल हो गया. अगला सवाल है 6 नंबर का. एक्सप्लेन वन पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन ऑन VVA. अब VVA पे आ गए. when importing raw materials, introduction of quota and application of country appreciation of excess exchange rate.
कोटा से क्या इफेक्ट होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन। कोटा से क्या होगा, जब कोटा लगाएंगे तो आपके पास चूंकि वो पहले तो कोटा को एक्सप्लेन कर देना, कोटा क्या होता है। ये पीछे डेफिनेशन आ गई। कोटा इज द लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी इंपोर्टेड टू इनटू अ कंट्री। गवर्नमेंट इम्पोजेस दिस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इन अ कंट्री, ठीक है। हाउ वुड इट अफेक्ट कंट्री, हाउ वुड इट अफेक्ट वीवीए, as VVA imports 45% of its raw material from abroad, this quota would affect them hugely. कैसे? Number one, they'll have limited stock available to be imported. The prices of that stock might go up. जब कोई चीज़ कम हो जाती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है. They will have to search for local suppliers in order to fulfill their demand. The quality of the local suppliers might not be as good as the imported one. काफ़ी बातें बता दी हमने इस एक की एक्सप्लेनेशन में. Exchange rate appreciation क्या होती है? When the value of your currency in comparison to the other countries increases, it's an appreciation of the exchange rate. ठीक है. Exchange rate ऊपर जाने से क्या होता है? When the exchange rate goes up, it becomes cheaper for the importer to import the goods. This means that VVA can import more at a lower price. This would result in them producing the goods at a lower price, lower cost, and offering the product at a lower price in the market, winning over more market share. More profit, more market share. आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन नंबर 3 का. डू यू थिंक रिटेलर्स आर द बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू यूज? अगेन आप देखें, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है, वीवीए की बात नहीं की है. तो इसमें वीवीए को रिलेट थोड़ा सा कर दिया, बहुत अच्छी बात है. उसके पीछे नहीं पड़ना है, बात जनरल हो रही है. जहाँ वीवीए का स्पेसिफिक नाम है तो अब सिर्फ वीवीए की ही बात होगी, और जहाँ वीवीए का स्पेसिफिक नाम नहीं है वहाँ वीवीए की ही खाली बात करना इतना फ़ायदेमंद नहीं है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. डू यू थिंक रिटेलर्स आर द बेस्ट चैनल? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रिटेलर्स के होने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? बहुत आसान सी बात है. सबसे पहले तो रिटेलर्स को आप डिफ़ाइन कर दें कि रिटेलर्स को एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने से कंपनी की डायरेक्ट रीच होती है उस पॉइंट पे जहाँ से कि कस्टमर ख़रीद के लेके जा रहा है. सो द कंपनी बिकम्स मोर अवेयर कि क्या चल रहा है मार्केट में, कस्टमर कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा, डायरेक्ट पता चल रहा है उनको. ठीक है. दे नो कि हाउ द कस्टमर इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन प्राइस. ठीक है. और they can, if they are selling directly to the retailer, they can use the marketing available at the point of sales. रिटेलर के ऊपर बोर्ड लगा दिया आपने, रिटेलर के बोर्ड के ऊपर कोई मार्केटिंग मटेरियल यूज कर लिया वहां पे. ठीक है. और कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को अपनी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं मैनेज करनी पड़ती, हालांकि होलसेलर को के मामले में ज़्यादा इफेक्टिव है जवाब. लेकिन रिटेलर के कुछ मसले भी हैं. रिटेलर के हवाले से सबसे पहले तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ती है. इतने सारे रिटेलर्स को एक साथ हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है. अच्छा खासा मैनेजमेंट होती है इसके, किसके पास कितना गया कितना पैसा आया. हैंड्स ऑन पैसे वापस नहीं आते रिटेलर से, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है तो रिटेलर फ़ौरन पैसे नहीं देता. मैन्युफैक्चरर रिटेलर से कहता है कि सामान अपने पास रखो, जब बिक जाए तो पैसे दे देना. तो यूँ उनका एक क्रेडिट गैप आ जाता है. ये मसले भी बता दिए हमने. ऑन द अदर हैंड होलसेलर टू रिटेलर में जाने में, अब अगर आप सवाल ये ना कि आपसे ये नहीं पूछा कि कितने सारे मेथड्स हैं, तो रिटेलर को ही पूछा कि क्या रिटेलर बेस्ट है, तो रिटेलर की सारी अच्छाइयाँ बताई, रिटेलर की सारी बुराइयाँ बताई. अगर आपने रिटेलर को ही बेस्ट कहना है तो रिटेलर की अल्टरनेटिव्स की बुराइयाँ ज़्यादा बता दी. देयर आर अदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, फॉर एग्जाम्पल होलसेलर्स एंड ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर, and they also carry their advantages and disadvantage. A wholesaler would give them a better uh, reduction in their inventories and would give them would not need the credit line that the retailers would need. Retailers को credit line देनी पड़ेगी, इसको wholesaler तो पैसे दे देता है, पैसे पे उठाता है. But the company would lose the direct contact with the customer.
On the other hand, the online business gives them it gives them more direct contact with the customer, and they exactly know where and where the customer is, what type of product he or she wants. So I believe that the company should be using retailers as well as online sales, as online sales would not require them to incur additional costs, additional huge costs. Okay, there's a very basic cost that is involved with that. They can अच्छा वैसे एक क्रिएटिव आइडिया ये दे रहा हूँ कि ऑनलाइन आप बेचें और कस्टमर से कहें कि हमारे रिटेलर से जाके उठा लें, सारा हमारा स्टॉक यहाँ से चेक कर लें, और इस तरह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगी। सेल ऑनलाइन कर लें और रिटेलर्स के पास भी रखा हुआ है, तो जिसने ऑनलाइन प्रोडक्ट पसंद किया, अगर आपको घर पर डिलीवरी कॉस्ट बचानी है तो आपके करीब में रिटेलर मौजूद है, वहाँ से जाके उठा लें। बहरहाल ये 6 नंबर के सवाल में इतनी जगह है नहीं, तो ये लिखने की गुंजाइश बनेगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। CPF is a clothing retailer. It is a private limited company. It has 4 shops and 30 employees. The finance director is concerned about the amount of current assets because working capital is important. The amount of retained profit is also low. CPF's directors are planning to expand the business by opening a new shop. Working capital कम है, कैश कम है, करंट एसेट कम है, एक नई शॉप खोलने जा रहे हैं। A suitable source of long-term finance will need to be identified. The plan to expand will affect many of CPS's stakeholders group. तो पहला सवाल है, डिफाइन रिटेन्ड प्रॉफिट। क्या होता है भाई रिटेन्ड प्रॉफिट? जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो अपने बिजनेस में रोक के रखती है, ताकि बिजनेस की एसेट खरीदने के लिए या री इन्वेस्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। ये रिटेन प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आखिर में प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, उसमें से बचाया जाता है। शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा जाता, डिविडेंड्स में नहीं पे किया जाता। 2 नंबर के लिए बहुत हो गई बात। डिफाइंड करंट एसेट्स, वाह वाह वाह, मज़े ही आ गए जिसका क्या आया। करंट assets are the assets that are more liquid, generally used within a year. Generally used within a year. It could be cash or assets that could be easily be converted into cash. अब एग्जाम्पल में आप क्या क्या दे सकते हैं? इन्वेंट्री है, कैश है, बैंक है, इन्वेंट्री है। गोल्ड तो कंपनी नहीं रखती ना आमतौर पर। ठीक है, अब सवाल नंबर सी है, 4 नंबर पे आ गए हम। आउटलाइन 2 पॉसिबल रीजंस वाई वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह, बड़ा आसान सवाल है। वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? पीछे भी आ चुका है, पीछे भी कुछ इस तरह की बात हुई है ना। वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्किंग कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिडिक्शन करना आसान होती है कि किस मोमेंट इन टाइम पे आपको कितने फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आप उसका इंतजाम कर सकें। कैश फ्लो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अनएक्सपेक्टेड जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको भी मीट कर पाते हैं। वर्किंग कैपिटल एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ही रखते हैं ना, एक रेशियो से ऊपर रखते हैं। तो कई रीजंस हैं। पे वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू पे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू पे अनएक्सपेक्टेड बिजनेस एक्सपेंडिचर्स। वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बिजनेस रेपुटेशन एज अ क्रेडिट फॉर योर सप्लायर्स। सप्लायर्स को आप टाइम पे तभी करेंगे जब आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा मैनेज हो रहा होगा। वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू cope with seasonal demand and seasonal expenditures। कोई भी दो बता दें। अब इसको रिलेट करना है सीपीएफ से, लेकिन तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा, कपड़ों की ब्रांड है जी, कपड़ों की ब्रांड में ऐसा होता है, सीजनल डिमांड ज़्यादा अच्छा है इसमें। ठीक है, कपड़ों की डिमांड में होता है कि आपको जो है वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स से, ताकि आपको टाइम पे धागा, टाइम पे कपड़ा मिलता रहे। इसका पार्ट डी है, एक्सप्लेन वन वे each of the following stakeholders group might be affected by CPF's plan to expand the business। एम्प्लॉई को क्या फ़र्क पड़ेगा और सप्लायर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये भी आसान ही सवाल है, एक्सपेंशन ही हो रही है ना।
तो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रमोशन की। तो वन वे बतानी है तो कोई एक ही बताएंगे सुकून से, प्रमोशन बता दें आप। आप बता सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ जॉब मिल जाएगी, जॉब के अंदर जो है वो आपको एक्सपेंशन मिल जाएगी। नुकसान बताना चाहे नुकसान बता दें, एम्प्लॉयज़ को लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, अपनी एक्सपेंशन हो रही है ना, नई जगह जा रहे हैं। ठीक है, सप्लायर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लायर्स को भी पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, एडिशनल ऑर्डर्स मिलेंगे। बहुत आसान सवाल है ये, एक एक ही बताएंगे, सभी यही बताएंगे। एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन मिलेगी, सप्लायर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टू सेल मिलेगी। ठीक है, सप्लायर्स को सिक्योरिटी मिल जाएगी फॉर अ लॉन्गर रन की, जी बड़ी कंपनी है, ज़्यादा सामान ले रही है हमसे। ऐसा हो सकता है कि सप्लायर्स डिमांड मीट करने के लिए स्ट्रगल करने लगे। बहरहाल ये तो पॉइंट कोई भी शायद नहीं लिखेगा। पार्ट ई में पूछ रहे हैं, डू यू थिंक इट इज़ बेटर फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड। देख रहे हैं आपके पार्ट ई में जब ये जनरलाइज कर देते हैं। पार्ट डी में आमतौर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं केस के ऊपर, पार्ट ई में थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। डू यू थिंक इट इज़ बेटर फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू यूज डेट और इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो डेट के फायदे नुकसान बताने, इक्विटी के फायदे नुकसान बताने, किसी एक की साइड ले लेनी है, जिसकी भी ले लेंगे जस्टिफिकेशन के साथ लीजिएगा तो मान लिया जाएगा। डेट के फायदे क्या हैं, डेट के फायदे ये हैं कि ओनरशिप किसी को नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल सेम सेम सी बात है। डेट में ओनरशिप नहीं जाती लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उसकी। इक्विटी के अंदर ओनरशिप जाती है लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई नहीं होती। यही तो बुनियादी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चूंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसको कंसिडर करते हुए आप सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स को अपने मजीद शेयर इशू किए जा सकते हैं। पहले ही कौन सा ये सारे शेयर एक बंदे के पास है, तो ये सोचा जा सकता है, शायद ये रास्ता लिया जा सकता है। ठीक है, तो डेट के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि डिफ़िकल्ट टू रेज होता है, आपको कन्विंस करना पड़ता है डेटर्स को, बैंक को। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है बाज़ औक़ात। इक्विटी के अंदर जो फ़ायदे मैंने बताए कि कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, लेकिन चेंज ऑफ ओनरशिप यानी आपको दूसरों को देना पड़ता है। बहुत दफ़ा पॉसिबल भी नहीं होता, इक्विटी के थ्रू जो रेज़ करना बहुत दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, आपके आस-पास कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता आपसे, हर दफ़ा आसान नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये हो गया, ई ही था ये, तो ये हमने पेपर कंप्लीट कर लिया। देखिए जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि खाली इस समझ से काम नहीं चलेगा, ये समझने के बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 20 पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे 10 साल की, तो फिर आपको ये ग्रिप में आ जाएगा और टाइमली पेपर ख़त्म होगा। अगर आप टाइमली पेपर ख़त्म नहीं कर पा रहे होंगे तो आप हरी में आ जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे, जिसके नतीजे में फिर आप रेलिवेंट पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आदत ये डालें कि आपका पेपर 1 घंटा 15 मिनट में ख़त्म हो जाए। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट को टारगेट करें, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, पूरा पेपर एक्सप्लेन किया, और अब इसके नतीजे में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सब लोगों के A स्टार आएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।